नमस्कार, आप देख रहे हैं प्रदेश का नंबर 1 और सबसे भरोसेमंद न्यूज चैनल इंडिया न्यूज हरियाणा और मैं हूं आपके साथ आयुष चित्रांश। कहने को तो गेहूं की सरकारी खरीद 1 अप्रैल से शुरू होनी थी, लेकिन मौसम की मार के चलते आवक कम है, तो फिर वहीं नमी के चलते कई जिलों की मंडियों में खरीद शुरू नहीं हो पाई है। दूसरी सबसे बड़ी दिक्कत लस्टर लॉस की है। हालांकि प्रदेश सरकार ने किसानों को राहत देने के लिए केंद्र को पत्र लिखा और उम्मीद है कि जल्द ही ये जो खरीद है वो सुचारू तरीके से शुरू हो जाएगी। सरकार का ये भी कहना है कि ये खरीद हम जल्द से जल्द करेंगे, लेकिन विपक्ष इसको लेकर हमलावर है। तो बड़ी बहस में सबसे पहले आपको अलग अलग शहरों की कुछ तस्वीरों को दिखा देते हैं, जहां पर आप देखिए कि खरीद के सामने किसान किस तरीके से परेशान नजर आ रहे हैं, क्योंकि खरीद हो नहीं रही और इसलिए किसान इन सब के बीच में परेशान होते हुए नजर आए हैं। हालांकि लस्टर लॉस को लेकर के भी अब जो खरीदी है उसको मंजूरी मिली है और अब किसानों को कितना इसका लाभ मिलेगा ये देखना बहुत महत्वपूर्ण होगा। और इसके अलावा भी आप देख रहे हैं कि मुख्यमंत्री भी किसानों के बीच में पहुंचे हैं, जहां पर उन्होंने खुद बातचीत किसानों के साथ की है। दरअसल मुख्यमंत्री घरौंडा अनाज मंडी में औचक निरीक्षण के लिए पहुंचे थे और मुख्यमंत्री ने यहां पर भी फसल खरीद का जायजा लेते हुए किसानों के साथ बातचीत की, नुकसान के बारे में भी पूछा है। तो तस्वीरें आप देखिए महेंद्रगढ़, बल्लभगढ़, होडल, झज्जर, भिवानी और करनाल की। यहां पर खरीद ना होने की वजह से किसान बेहद परेशान नजर आए और इन सभी जगहों पर आप देख रहे हैं कि अब फसल की आवक शुरू हो गई है, लेकिन नमी की मात्रा ज्यादा है, लस्टर लॉस है और इस वजह से फसल की जो खरीद है वो सुचारू रूप से नहीं हो पा रही थी और लस्टर लॉस इस बार सबसे बड़ा परेशानी का कारण बना हुआ है। हालांकि कई जगहों पर आपने देखा कि किसान इससे काफी नाराज भी नजर आए, फसल की खरीद ना होने के चलते कुछ जगहों पर किसानों ने इसको लेकर के अपना जो आक्रोश है वो भी व्यक्त किया। लेकिन अब उम्मीद ये जताई जा रही है कि केंद्र सरकार की तरफ से जो राहत मिली है उससे फसल की जो खरीद है वो अब सुचारू रूप से शुरू होगी, लेकिन ये किस तरह से हो पाएगा ये आने वाले समय में देखना होगा। तो किसानों को लस्टर लॉस की छूट मिलेगी, इसके साथ ही पोर्टल भी दोबारा खोला जाएगा। मुख्यमंत्री ने खुद इसकी जानकारी दी। दरअसल मुख्यमंत्री घरौंडा के अनाज मंडी में औचक निरीक्षण के लिए पहुंचे थे, जहां पर मुख्यमंत्री ने फसल खरीद का जायजा लेते हुए किसानों के साथ बातचीत की है और किसानों से नुकसान के बारे में भी पूछा। तो तस्वीरें और देखिए किसानों के साथ कैसे मुख्यमंत्री के द्वारा आज बातचीत की गई। घरौंडा की मंडी में पहुंचे हुए थे और फसल का जायजा भी मुख्यमंत्री के द्वारा लिया गया है और इन सभी परेशानियों को खुद मुख्यमंत्री ने किसानों के साथ बातचीत करके समझा है। हालांकि फसल जो पहुंची हुई है इसमें नमी की मात्रा जो बताई जा रही है, मुख्यमंत्री खुद इसको चेक करते हुए यहां पर देखे हैं। साथ ही साथ आप देखिए किसान के साथ किस तरीके से मुख्यमंत्री संवाद कर रहे हैं, जिसमें समस्या किस तरह से आ रही है किसान को या उसको क्या समस्या है फसल की खरीद को लेकर के, इस विषय में भी मुख्यमंत्री ने किसानों के साथ बातचीत की। आईडी नीचे कर ले यार। 4 किलो का कितना होता है? 4 किलो में अच्छा वैसे कितना होता? अच्छा होता तो 5 किले में ठीक है। किले में कितना है? 20 के 20 तो 20 80 होना चाहिए था, अभी 70 आया, इतना कम निकला है। इसका मतलब ये है नहीं 70 80 का 70 आया ना 25%। 25% गेहूँ खराब भी हुआ है क्या खराबी हुई? बरसात में गिर गया तो ठीक है, लेकिन दाना कैसा बारीक हो गया? मोटाई उसकी कम हो गई। गवर्नमेंट का सीजन ये शुरू हुआ है। ये बात ठीक है कि इस बार वर्षा के कारण से फसलें काफी लेट हो गई थी, उसका कुछ नुकसान भी जो हुआ है। सरसों में कुछ ज्यादा नुकसान बताया जा रहा है। अभी गेहूं के नुकसान के लिए मैं बीच में कुछ खेतों में भी गया हूं, कुछ मंडियों में भी जाना हो रहा है। अभी प्रिपेयर यानी शुरू हो गई आवक। वैसे तो मंडियां 25 मार्च से शुरू हो जानी चाहिए थी, लेकिन वर्षा होने के कारण से फसल जो है वो लेट पक रही है और लेट जो सूख रही है, इसके कारण से अब मंडियों में आमदनी शुरू हो गई गेहूं की भी। आज मैं घरौंडा मंडी में भी जैसे देख के आया हूँ, तो कुल मिलाकर के जितनी ढेरियों पर मैं गया या जिन लोगों से बात हुई है उसमें एक बात तो ये स्पष्ट है कि लस्टर लॉस तो हुआ है, क्योंकि बिछ गई और बिछने के बाद उसकी जो चमक है वो खत्म हो जाती है। लेकिन जहाँ तक यानी उसकी जो मात्रा है वो मात्रा अगर पिछले साल की अपेक्षा देखी जाए तो उससे कम नहीं है जो पहले पिछले साल थी। वैसे भी जो किसानों से मेरी बात हुई या बाकी लोगों से हुई, 10 से 20% का लॉस ऐसा कुछ खेतों में है। यानी जो हम बहुत ज़्यादा लॉस की अपेक्षा कर रहे थे वो नहीं है, वो बचाव हो गया उसमें। सरसों बल्कि इससे ज़्यादा लॉस हुआ है। तो इस नाते से फिर भी हमने मंडियों अपना गिरदावरी
खेतों की करा ली है, स्पेशल गिरदावरी करा ली है। अब जितना जितना लॉस जिसने बताया है उसका मूल्यांकन मंडी में कितनी आवक हुई है उसके हिसाब से एरिया वाइज हो जाएगा। फिर भी अगर लॉस कहीं ज्यादा मिलेगा तो उनका भरपाई जो है मई महीने में कर देंगे। किसानों ऐसा को कुछ ना कुछ कहना चाहिए, लेकिन ठीक बात है, जितनी उन्होंने कहनी है उतनी उन्होंने कह गए हैं। लस्टर लॉस की बात उन्होंने भी मानी है, मैंने भी मानी है। लस्टर लॉस की छूट तो किसान को मिलेगी ही, क्योंकि अगर लस्टर लॉस की छूट नहीं मिलेगी तो किसान बेच भी नहीं पाएगा, इसलिए उसमें कुछ भी नहीं किया जा सकता। लस्टर लॉस के कारण से इतना ही है कि जो लस्टर लॉस का दाना होता है, अनाज होता है, उसको जल्दी कंज्यूम किया जाता है, उसको लंबे समय तक स्टोर नहीं किया जा सकता। और जहां तक पोर्टल की बात है, पोर्टल जो है लगातार जहां जहां मेरी फसल मेरा ब्यौरा की रजिस्ट्रेशन हो चुकी थी, बाद में बरसात आई है और लोगों को क्षतिपूर्ति पोर्टल में लोड करने में दिक्कत आई, वो सब हमने डीसीज को कह करके उन सब गाँव का जहाँ थोड़ा भी लॉस है उन सब का खुलवा दिया गया। और लास्ट में तो 3 दिन हमने सभी गाँव के खोल दिए थे पोर्टल, ताकि अपना मेरी फसल मेरा ब्यौरा में भी रजिस्ट्री कर लें और बाद में क्षतिपूर्ति में भी करें। और अब तो चौके बिक्री शुरू हो गई है, इसलिए ई पोर्टल पर जो उसकी प्रोक्योरमेंट हो रही, ई प्रोक्योरमेंट, वो ई प्रोक्योरमेंट हो जाएगी। हाँ, लस्टर लॉस का फाइनल निर्णय होने के बाद पेमेंट हो सकता है 2 दिन लेट हो जाए, लेकिन लस्टर लॉस का फाइनल होने के बाद पेमेंट रिलीज करनी है हैफेड ने या एजेंसीज ने, तो एजेंसीज पेमेंट तभी रिलीज करेंगे जब उनका सारा एक सिस्टम ठीक हो जाएगा। 2 दिन में 3 दिन में किसानों तो वहीं कृषि मंत्री जेपी दलाल ने भी गोहाना और घरौंडा अनाज मंडी में पहुंचकर गेहूं की खरीद और तैयारियों का जायजा लिया है। वहीं इसके साथ ही कृषि मंत्री जेपी दलाल ने मंडी में अधिकारियों को खरीद को लेकर के दिशा निर्देश भी दिए। इस दौरान कृषि मंत्री जेपी दलाल ने कहा कि किसानों को गेहूं की खरीद में किसी तरह की परेशानी नहीं आने दी जाएगी। तो गोहाना और घरौंडा की तस्वीरें आप देखिए। कृषि मंत्री जेपी दलाल भी फसलों की खरीदारी को लेकर के पहुंचे थे, उसकी जांच परख करने के लिए। और घरौंडा में भी अधिकारियों को उन्होंने निर्देशित किया है, मंडी में भी अधिकारियों को निर्देशित किया है कि किसानों की जो फसल है वो सुचारू रूप से खरीद की जाए और किसानों को जो समस्याएं आ रही हैं उनका समाधान किया जाए। तो गोहाना और घरौंडा की तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं। किसान एक तरफ आप देख रहे हैं फसल खरीदी को लेकर के परेशान है, फसल नहीं खरीदी जा रही है, और इन सब के बीच में लगातार मुख्यमंत्री और कृषि मंत्री दौरे कर रहे हैं जहां पे किसानों की समस्या को दूर कैसे करें इस पर चर्चा जारी है। लेकिन पूर्व सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा और पूर्व स्पीकर कुलदीप शर्मा ने करनाल की घरौंडा अनाज मंडी में किसानों से मुलाकात करके उनकी समस्या को जाना है। इस मौके पर हुड्डा ने कहा कि बीजेपी सरकार किसान विरोधी है, जानबूझकर किसानों को पोर्टल के चक्कर में उलझाकर फसल खरीदने से बच रही है। हुड्डा ने यह भी कहा कि सरकार को फसल की गिरदावरी करवाकर 25,000 रुपए प्रति एकड़ की दर से किसानों को मुआवजा देना चाहिए। ऐसा है, जो अभी हम 2 मंडियों में होकर आया हूँ, पानीपत भी आया हूँ, मालका भी होकर आया है। वहाँ बड़ी परेशानी का सामना किसान को करना पड़ा है। जैसे सरसों का है, सरसों की खरीद नहीं हो रही, जो एमएसपी है उनको 5450 रुपये वो नहीं मिल रहा है, और डिस्ट्रेस सेल में जो है 4748 रुपये 4900 रुपये प्रति क्विंटल किसान को बेचना पड़ रहा है। और इसी प्रकार से गेहूं में वो लस्टर लॉस दिखाकर, मॉइस्चर दिखा के, जबकि किसान का कोई कसूर नहीं है उसमें, बेमौसमी बारिश है, करने तो चाहिए, कंपनसेशन देना चाहिए सरकार को, बल्कि और उनको परेशानी में डाल रहे हैं। वहाँ पे पूरा खरीद नहीं हो रही है और आज किसान परेशान है। वहाँ पे जो भी दिक्कत, कभी लस्टर लॉस दिखा देते हैं, कभी ब्रोकन ज़्यादा दिखा देते हैं। हालांकि ये नॉर्म जो है ना, हालात के हिसाब से बदले भी जाते हैं और इनको खरीद में तुरंत लेना चाहिए। ये बहुत ही चिंताजनक पहलू है। ये भाजपा सरकार किसानों से तो क्या दुश्मनी निकाल रही है। ये शुरू से ही किसानों के विरोध में कार्य करती रही है। 15 दिन से यहाँ पर एडवांस आता है हरियाणा में, 15 दिन से यहाँ पर गेहूँ आ रहा है और 1500 तक क्विंटल तक नीचे तक किसान 1500 नहीं, मतलब कम से कम 250-300 रुपये क्विंटल किसान को चपत लग रही है और उसको मजबूरी में बेच करके जाना पड़ रहा है। और आज 10 अप्रैल तक भी खरीद ना होने से ये एकदम साबित है कि इनकी मंशा ठीक नहीं है। ये खरीद किसान को चोट पहुंचाना चाहते हैं। देखिए, शुरू से ही
इस सरकार की नीयत रही है किसानों को भी परेशान करने की और आड़तियों को भी परेशान करने की। एमएसपी पे खरीद नहीं हुई सरसों, डिस्ट्रेस सेल हुई। इसी प्रकार गेहूं में कभी लस्टर लॉस, कभी कुछ, कभी मॉइस्चर, किसी ना किसी आधार पर खरीद को टालने की कोशिश। लोडिंग नहीं हो रही है, कहीं से बरसात आ गई, कहीं और गिरदावरी नहीं हुई है। स्पेशल गिरदावरी होनी चाहिए थी ताकि लॉस असेस हो सकते। जब इन्होंने गिरदावरी नहीं, 10 तारीख आखिरी तारीख होती है गिरदावरी, आज 10 तारीख है, आज तक कोई, अभी बताया जैसे सारे ब्लॉक में है ही सिर्फ 5 पटवारी, लाखों एकड़ जमीन है, 5 आदमी कैसे हैंडल करेंगे? तो सारी परिस्थिति जो है वो बड़ी भयानक परिस्थिति से हरियाणा का किसान, कर्मचारी और व्यापारी गुजर रहा है और हर बात से परेशान है। इस पोर्टल से बहुत परेशान है। सरकार का पोर्टल बंद रहता है, आने वाले समय में भारतीय जनता पार्टी का पोर्टल तो सुना आपने, एक तरफ तो सत्ता पक्ष ये कह रहा है कि वो लगातार कोशिश कर रहा है कि किसानों की फसल को सही तरीके से खरीदा जाए, तो दूसरी तरफ विपक्ष के आरोप ये हैं कि सरकार पोर्टल के चक्कर में किसानों को उलझा रही है। आज इसी से जुड़े हुए कुछ अहम सवाल हैं, उस पर नजर डालते हैं, उसके बाद आज की चर्चा में आगे बढ़ेंगे। आज की बड़ी बहस का पहला सवाल यह है कि फसल खरीद पर घमासान कब होगा समाधान। दूसरा सवाल यह है कि अन्नदाता की परेशानी कब दूर होगी। और तीसरा सवाल यह है कि किसानों के नाम पर जो बात बार बार कही जाती है कि क्या जो सियासत हो रही है वो सही है। तो किसानों की समस्या है फसल खरीदी को लेकर के, लेकिन फसल खरीदी के बीच में जो समस्याएं हैं उसका समाधान कैसे निकलेगा, आज इसी पर हम चर्चा करेंगे। आप सभी मेहमान मेरे साथ जुड़ गए, पहले उनका परिचय आपके साथ करवाते हैं, उसके बाद इस चर्चा में आगे बढ़ेंगे। सत्यव्रत शास्त्री जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हैं। सत्यव्रत शास्त्री जी, स्वागत है आपका इस चर्चा में। अजय गुलिया जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, जननायक जनता पार्टी के प्रवक्ता हैं। अजय गुलिया जी, आपका भी स्वागत। वेद प्रकाश विद्रोही जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता हैं। वेद प्रकाश विद्रोही जी, आपका भी स्वागत। रजवंत डहीनवाल जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, इंडियन नेशनल लोकदल के प्रवक्ता हैं। रजवंत डहीनवाल जी, आपका भी स्वागत। और स्वामी इंद्र हमारे साथ जुड़े हुए हैं, किसान नेता हैं। स्वामी इंद्र, आपका भी स्वागत है। स्वामी इंद्र, आपसे ही चर्चा की शुरुआत करेंगे। 1 अप्रैल से फसल की खरीदी शुरू होनी थी गेहूं की, और आज हम लोग देख रहे हैं कि लस्टर लॉस को लेकर के केंद्र सरकार ने कहा कि हां आप खरीद सकते हैं, लेकिन इन सब के बीच में किस तरह की जो समस्याएं हैं वो किसानों को आ रही हैं, क्योंकि सरकार बार बार ये कह रही है कि लस्टर लॉस वाली प्रॉब्लम है, लेकिन हम फिर भी किसानों की फसल को खरीद रहे हैं। स्थिति क्या है ग्राउंड के ऊपर, स्वामी इंद्र? देखिए आयुष जी, आपने देखा कि अभी माननीय मुख्यमंत्री हरियाणा प्रदेश के बोले रहे थे कि किसान की जो फसल है उसमें लस्टर लॉस हुआ है, और लस्टर लॉस की रियायत दिए बगैर किसान की फसल जो है सरकार नहीं खरीद पाएगी। सरकार को ही मालूम है, जो सरकार को मालूम है तो कार्य प्रणाली के अंदर ये चीजें क्यों नहीं लागू की जाती, क्यों किसान को अधिकारियों द्वारा प्रताड़ित किया जाता है। जब आपको मालूम है कि प्राकृतिक आपदा के कारण लगातार जो बेमौसमी जो बरसात हुई है उसके वजह से किसान की फसल को बहुत अधिक नुकसान हुआ है। और दूसरी बात ये बता देना चाहता हूँ कि जिस प्रकार से स्पेशल गिरदावरी की सरकार बात कर रही थी कि हम गिरदावरी करेंगे, उसके लिए सरकार ने जो पैरामीटर दिए हैं बड़े खतरनाक हैं कि अगर किसान की 50% फसल खराब हुई है उसका अलग पैरामीटर होगा, 70% खराब हुई है उसका अलग पैरामीटर होगा। ये तमाम बातें हैं, और अभी भी सरकार का पोर्टल नहीं चल रहा है कि मेरा फसल मेरा ब्यौरा में जो किसान अपनी फसल को पंजीकरण करा चुके हैं कि हम मंडी आना चाहते हैं या हमारी फसल खराब हो चुकी है, ना तो किसान की गिरदावरी हुई है और ना ही किसान का पोर्टल द्वारा पंजीकरण होने के बावजूद भी उसे गेट पास मिल रहे हैं, और ना ही मंडियों के अंदर परचेज शुरू हुई है। आप ये समझिए कि किसान लगातार सरकार की जो अपेक्षा है वो सरकार द्वारा किसान को प्रताड़ित किया ही जा रहा है, ना कि किसान को कहीं प्रकार किसी प्रकार की राहत मिलती है नजर आ रही है। सत्यव्रत शास्त्री जी, किसान को प्रताड़ित किया जा रहा है, ये बात हम लोग विपक्ष की तरफ से भी सुन रहे थे, किसान नेता भी यही बात कह रहे हैं। क्या वजह है कि फसल की जो खरीद है वो सुचारू रूप से नहीं हो पा रही, जबकि 1 तारीख से आप लोगों ने फसल की खरीद को शुरू किया हुआ है, आज भी किसान परेशान हो रहा है कि उसकी फसल खरीद नहीं हो पा रही। शास्त्री जी, जवाब दीजिए। आयुष जी, इस विषय को समझना होगा। किसान भी, विपक्ष के नेता भी और किसान भी परेशानी का वर्णन जिस प्रकार से कर रहे हैं, उस स्थिति को यदि हम देखेंगे कि 1 तारीख से जो फसल खरीद होनी थी, 9 दिन भयंकर बारिश, रोज बारिश, ओलावृष्टि, उसके कारण से जब फसल तैयार ही नहीं थी तो खरीद का कारण क्या बनेगा। और जब तक किसान के खेत से फसल उठी नहीं है तो खरीद मंडी में कैसे जाएगी।
ये सब व्यवस्थाएं जो है वो प्राकृतिक मार्ग के कारण से, प्राकृतिक परिस्थितियों के कारण से, जो अनएक्सपेक्टेड, जो अचानक इस प्रकार पकी पकाई फसल के ऊपर ओलावृष्टि, वर्षा, अतिवर्षा से जिस प्रकार से फसल की कटाई में देर हुई, उतने ही फिर उसके निकालने में समय लगा। और इन सब वस्तुओं के बीच में जो फसल के अंदर उपज में जो नमी है या उसका गलन है, जो उसकी क्वालिटी खराब हुई है, इन सब को लेकर एक चीज तो समझ में आती है कि जैसा जो है उसको खरीदो, पैक कर दो और उसको साल भर कूड़े के बाद डाल देना। एक तरीका यह है कि उसमें से कुछ समय लगा कर उसको धूप कर लगाकर, उसको सुखाकर, उसको जैसी भी, क्योंकि ये किसी व्यक्ति का प्रयास के कारण से खराब नहीं हुई, ये प्रकृति की मार थी, सबको उसको पता है, लेकिन उसको ज्यादा नुकसान ना हो। और जिनके पास ये कोई ऐसा नहीं है कि ये बंद लिफाफे में रहना है, ये अनाज भी सरकार किसी न किसी लोगों को वापिस घरों में आना है। तो यदि आज इसको जल्दबाजी में करके और उसको गले सड़े को, नमी को पैक कर देंगे तो दो प्रकार की बातें आ जाएंगी। एक तो अधिकारी अपना पल्ला झाट लेंगे और एक जो कुछ फसल ठीक भी है वो फसल भी खराब हो जाएगी। इसलिए देर से अच्छे से यह है कि देर यदि 1-2 दिन लेट भी हो जाए, लेकिन जो कुछ इस समय बचा है किसान का, वो सरकार उसको खरीद रही है, तो जो खरीद रही है उसकी क्वालिटी मेंटेन हो जाए, उसमें और अधिक नुकसान ना हो। केवल इतनी भारी सी बात है। और 2-3 परिस्थितियों को घुमा फिरा के खरीद नहीं हो रही, गेट पास नहीं हो रहे। अरे भैया 3 दिन पहले तक तो वर्षा और ओलावृष्टि थी, 3 दिन में फसल सूख भी गई, निकल भी गई, मंडियों में लाइन भी लग गई, सरकार खरीद भी नहीं रही है, ये सब भी हो गया और सब कुछ नष्ट हो गया। इस प्रकार की अफरा तफरी फैलाकर केवल असंतोष को जन्म तो दिया जा सकता है, लेकिन जिनके घाव हुए उनके ऊपर मरहम नहीं लग सकता। मरहम तो ये सरकार द्वारा जितना भी हो सकेगा शास्त्री जी, अभी हम लोग भूपेंद्र सिंह हुड्डा को सुन रहे थे या कुलदीप शर्मा जी को सुन रहे थे, उन्होंने स्पष्ट तौर पर कहा कि आप लोग पोर्टल के चक्कर में उलझा रहे हैं लोगों को, खासतौर से किसानों को सबसे ज्यादा समस्या पोर्टल से है। ड्यूटी है, उनकी अपनी ड्यूटी है आयुष जी। कितने भी कोई 4 चौकम व्यवस्था हो, उस पर विपक्ष उंगली ना उठाए तो विपक्ष का काम ही क्या है। लेकिन धरातल पर हम देखेंगे कि शास्त्री जी आप ये बताइए ना, जो किसान मेरा फसल मेरा ब्यौरा रजिस्टर करा रहा है, उसको आप कितने प्रतिशत आप बता सकते हैं कि आपने गेट पास देने की व्यवस्था की है? मैं कह रहा हूं कि दोनों प्रकार की बात है, केवल पोर्टल से नहीं, लोगों को मैनुअल देने के लिए भी कहा है और उनके एप्लीकेशन पहुंची है, दोनों प्रकार की पहुंची है। लेकिन गेट पास की तो स्थिति तब आएगी जब फसल तैयार होगी। अभी तो मैं समझता हूं कि फसल तैयार ही नहीं है, लोगों की गेट पास इशू नहीं कर रहे हैं, वो नहीं बता रहे कि किसान की फसल तैयार हो चुकी है, वो नहीं बता रहे किसान की फसल खराब हो चुकी है। जब पोर्टल पे स्थिति स्पष्ट नहीं करेंगे तो किसान कहाँ जाएगा, मुझे बताइए। नहीं, पोर्टल के अलावा भी जब पोर्टल पर चलता है तो आप लोगों को पोर्टल पर पेट में दर्द होता है कि ऐसा नहीं हुआ, ऐसा नहीं हुआ। तो मैनुअल करते हैं तो मैनुअल के बारे में, ये दोनों चीजें ऑप्शन खुला हुआ है। और केवल भड़काने के लिए, केवल किसान को दर्द को और उकेरने के लिए काम करते हैं। उसके ऊपर मलहम चल लगाने का, उसको सहानुभूति देने का, उसके इस विकट परिस्थिति में, कठिन परिस्थिति में कैसे उसको साथ बनकर कैसे वो आगे बढ़ेगा, ये आपके पास कोई कार्य योजना नहीं, ये सरकार के पास है। सरकार का उसके कार्य योजना सरकार के पास होती है। और हम उम्मीद करेंगे शास्त्री जी की भाई समस्या का समाधान बस निकल जाए। वेद प्रकाश विद्रोही जी, क्योंकि आप लोग जो पोर्टल की बात जब आप लोग उठाते हैं तो आप लोग कहीं ना कहीं पैनिक क्रिएट करने की कोशिश कर रहे हैं। सरकार ये कोशिश कर रही है कि कम से कम जो उचित हो सकता है वो किया जाए, अच्छी फसल भी खरीद हो जाए और ये जो लस्टर लॉस हुआ उसकी समस्या का भी समाधान आज हो गया, क्योंकि केंद्र ने भी हरी झंडी दे दी है। ये क्यों इस तरह की स्थिति और परिस्थिति बन रही है? वेद प्रकाश विद्रोही जी जवाब दीजिए। आयुष जी, आपको, शास्त्री जी को, स्वामी जी को, गुलिया साहब को, रजवंत जी को और आपके दर्शकों को मेरा नमस्कार। मुख्यमंत्री जी किस तरह की मरहम लगा रहे हैं और शास्त्री जी की जुमलेबाजी में सुन रहा था। यदि आप चाहें तो मैं मुख्यमंत्री का वीडियो भी दिखा सकता हूं। अभी एक अखबार के कार्यक्रम में मुख्यमंत्री जी ने तो किसानों के साथ बड़ा भारी अपमान किया और उन्हें अप्रत्यक्ष रूप से भ्रष्टाचारी भी कह दिया। मुख्यमंत्री कह रहे हैं हरियाणा में 3 फसल लेता है किसान, एक साढ़ू सावणी, रबी की, खरीफ की और तीसरी फसल मुआवजे की। अर्थात वो एक किस्म से कहना चाहते हैं कि किसान भ्रष्टाचारी है, जबरदस्ती मुआवजा ले रहा है।
अब जिसकी ये नीयत और सोच है वो सरकार कैसी है बताने की जरूरत नहीं है। अब इस पोर्टल पर आ जाओ। हरियाणा के अंदर 30 से 35 लाख एकड़ जमीन खराब हुई है और सरकार के यदि मैं आंकड़े ले लूं तो सरकार के आंकड़ों के अनुसार 17.5 लाख एकड़ जमीन पोर्टल पर रजिस्टर हुई है और 9 अप्रैल तक सरकार के आंकड़ों के अनुसार 2.5 लाख एकड़ जमीन की गिरदावरी हुई है केवल, और 15 तारीख तक गिरदावरी होनी है। अब दिन बच गए 5। अब 5 दिन के अंदर 15.5 लाख एकड़ जमीन की गिरदावरी कैसे होगी मुझे बताने की जरूरत नहीं है। मार्च का महीना काफी वर्षों बाद एक ऐसा महीना आया है जो सावन की झड़ी जिसने लगा दी, और सावन की झड़ी लगाकर प्रदेश का कोई किसान नहीं बचा होगा जिसकी किसान की फसल बर्बाद नहीं की होगी। और सरकार ने दावा किया था 28 मार्च से सरसों खरीद का और 1 अप्रैल से गेहूं की खरीद। तो दूर की बात है, आज तक सरकार ने व्यवस्था तक नहीं की है। मेरे मित्र शास्त्री जी अहीरवाल के ही हैं। ठीक है कि पूरी फसल तो नहीं कटी थी पर सरसों तो आनी शुरू हो गई थी, कहां खरीद हुई। और हालत यह है जी, वास्तविकता यह है कि 9 से 15% दाना फूटा हुआ है और सरकार कह रही है कि 6% तक लेंगे और दाना फूटा हुआ है 9 से 15% तक। 4 से 8% दाना काला पड़ गया है और सरकार कह रही है 2% लेंगे। तो आप बताइए एमएसपी पर खरीद कैसे होगी। सरकार कह रही है हमने किसानों का बहुत बड़ा लाभ कर दिया। मैंने कृषि मंत्री जी के भाषण सुने। देश के किसानों पर औसतन कर्ज 78,000 रुपए प्रति किसान है। हरियाणा के किसान पर 1,82,000 रुपए का औसतन कर्ज है हरियाणा का। इन्होंने दावा किया था 2022 तक किसान आय दुगनी कर देंगे। पिछले 7 सालों के अंदर हर साल 1.5% किसान आय कम हुई है, 7.5%। ये सरकार कह रही है। अब सरकार बात तो बड़ी बड़ी कर रही है। अब सवाल यह है कि ना तो गिरदावरी हो पा रही है और ना फसल की खरीद हो पा रही है और ना किसान को मंडी में भाव मिल रहा है। तो किसान जाएगा कहां। शास्त्री जी को मैं कहना चाहूंगा, ये भी अहीरवाल के हैं। अहीरवाल के अंदर तो खेतों के अंदर फसल ही कट गई, ना गेहूं की फसल है खेत के अंदर और ना सरसों की फसल है। और गिरदावरी किस बात की होगी भाई, जब फसल ही नहीं है किस बात की गिरदावरी करोगे आप। पटवारी जो चाहे कर देगा। चलिए वेद प्रकाश जी, आपने जो बातें कही हैं मुझे लगता है शास्त्री जी ने नोट की होंगी। उन बातों का जवाब वो एक एक करके देंगे। तो दे देंगे पर मैं अपनी बात तो पूरी कर लेने दो सर मेरे को। मैं कोई हवा में बात नहीं कर रहा हूं, मैं तो प्रमाणों के साथ आपसे कह रहा हूं। अब किसान की हालत बद से बदतर हो रही है और ये सरकार जुमलेबाजी कर कर केवल उसके जख्मों पर नमक छिड़क रही है। दावे बड़े बड़े कर रही है पर कर कुछ नहीं रही है। मैं मुख्यमंत्री जी से पूछना चाहता हूं, उन्होंने ये बात कैसे कह दी किसान तीसरा भी फसल लेता है मुआवजे के रूप में। आप ये कह रहे हैं कि नमक छिड़कने का काम कर रहे हैं और जहां शास्त्री जी कह रहे हैं कि हम भाई मरहम लगा रहे हैं। मैं इसको समझूंगा, लेकिन ठीक है। और मैं थोड़ा उनका रुख कर लेता हूँ। शास्त्री जी का बयान है, कोई लंबा चौड़ा नहीं सर, बहुत छोटा सा बयान है मुख्यमंत्री जी का। ये जो ताकि आप समझ ले हमारे मुख्यमंत्री जी। चलिए विद्रोही जी, आपने अपनी बात रख ली। सुन लीजिए, अजय गुलिया जी का रुख करूंगा। ठीक है, अजय गुलिया जी ना सर, आप सुनिए ना मेरी बात। ठीक है, मैं उसको सुन लूंगा, आप अभी सुनवा दीजिएगा, लेकिन ठीक है। उससे पहले मैं अजय गुलिया जी का रुख करता हूँ। अजय गुलिया जी, अजय गुलिया नहीं सुन सकते आप, क्या करेंगे यार। अरे अजय गुलिया, आप 40 सेकंड नहीं लग दे सकते मुझे। ऐसे सुनाई नहीं पड़ेगा। वेद प्रकाश जी सुनने की जरूरत नहीं है, मैं वहाँ प्रेजेंट। वेद प्रकाश विद्रोही जी, ऐसे सुनाई भी नहीं पड़ेगा, इसलिए मैं आपको रोक। विद्रोही जी मैं प्रेजेंट था। नहीं आ रही आवाज विद्रोही जी, आवाज नहीं आ रही है, इसलिए मैं कह रहा हूं समय खराब हो रहा है। अजय गुलिया जी, अजय गुलिया जी, ये जो मुआवजे वाली बात है, चूंकि हम लोग भी देख रहे थे कि भाई गिरदावरी कैसे आप लोग करेंगे, और दूसरा ये है कि अभी भी अगर सुचारू रूप से खरीद नहीं कर पा रहे हैं तो फिर कैसे किसानों को आप उनकी फसल का जो भाव है वो आप दे पाएंगे, किसानों को कैसे बेहतर आप कर पाएंगे। गुलिया जी जवाब दीजिए। देखिए, मैं आपके टीवी चैनल पे एक चीज स्पष्ट कर दूं कि जो इनके आंकड़े होते हैं तो विधानसभा में दिए आंकड़ों को मानने वाले लोग नहीं।
इनके देखिए, इन्होंने स्वयं का 17 लाख एकड़ की, दुष्यंत जी ने आज से 4 दिन पहले कहा था कि 16.5 लाख एकड़ की भूमि की गिरदावरी और रिपोर्ट आ चुकी है। देखिए, किसी को अनुमान नहीं था कि इस प्रकार से किसान को नुकसान होगा, लेकिन सरकार ने तत्परता दिखाई और सरकार ने इख्तियार दिया, सरकार ने किसानों को भी इख्तियार दिया कि जहां तक अगर कोई सरकारी अधिकारी नहीं पहुंच पा रहा है, उसको देरी हो रही है, तो स्वयं अपनी जियो टैगिंग के साथ अपनी फसल की रिपोर्ट करे। इससे किसान को तो लाभ हो ही रहा है। देखिए, एक चीज और मेरे को समझने की है और मैं चाहूंगा कि कांग्रेस के प्रवक्ता इस बात को विस्तार से मुझे समझाएं। क्या हरियाणा प्रदेश के अंदर ऐसे कोई नए नियम, अलग से कानून है क्या? ये तो केंद्र की गाइडलाइन आती है, जो केंद्र, जो कांग्रेस शासित प्रदेश भी है। अरे ये तो नहीं कहा गाइडलाइन क्यों है, मैं कह रहा हूँ किसान का क्या होगा। मैंने ये तो नहीं कहा कि हरियाणा के लिए अलग गाइडलाइन है। ठीक है, लेकिन विद्रोही जी, ठीक है, जब आप सुनते हैं गाइडलाइन किसी की भी हो, हल निकालना है, आपकी बात सही है और हल निकालना है, इसीलिए हम लोग भी आज चर्चा करने के लिए बैठे हैं। कैसे निकालेंगे हम इसी पर चर्चा कर रहे हैं। गुलिया जी, हाँ, तो ये तो मेरे ऊपर आरोप लगा रहे हैं और ये कह रहे हैं कि मेरे आंकड़े सरकार से सुनिए तो पहले पूरी बात सुनिए, विद्रोही जी पूरी बात तो सुनिए भाई। गाइडलाइन का अगर वो जिक्र कर रहे हैं तो किस परिप्रेक्ष्य में कर रहे हैं विद्रोही जी, इसको भी सुनना पड़ेगा ना, ऐसे नहीं, ऐसे नहीं। अरे विद्रोही जी, ठीक है, सुनिए, धैर्यपूर्वक सुनिए, इनको कुछ पता नहीं, सुनिए। अरे विद्रोही जी, यहाँ सब लोग एक दूसरे को कहेंगे कि पता नहीं, वो आपको कहेंगे आपको पता नहीं, आप इनको कहेंगे इनको कुछ पता नहीं। ये जनता पर छोड़िए ना, किसको कितना पता है ये जनता पर छोड़िए। विद्रोही जी, ऐसे नहीं विद्रोही जी, समय खराब हो रहा है। गुलिया जी, अरे धैर्यपूर्वक सुनिए। विद्रोही जी, अभी आप जब बात रख रहे थे तो आपकी बातों को सबने सुना, अगर ऐसे इंटरप्ट करते शास्त्री जी आपको या गुलिया जी, तो आप अपनी बात नहीं रख पाते। दूसरों को भी सुनिए, आराम से सुनिए, उसके बाद जवाब दीजिएगा। गुलिया जी, झूठा क्यों बता रहे हैं? ठीक है, अरे ठीक है, आप अपने समय में बताइएगा ना विद्रोही जी कि ये झूठा बता रहे थे कि सच्चा बता रहे थे, अभी तो सुनिए। गुलिया जी, मुख्यमंत्री जी ने स्पष्ट किया कि ये केंद्र की गाइडलाइन है, इसमें हमें रिलैक्सेशन की आवश्यकता है। जैसे ही केंद्र सरकार की तरफ से रिलैक्सेशन की बात थी, मुख्यमंत्री जी ने तुरंत कहा कि केंद्र सरकार की तरफ से हमें जो नई गाइडलाइन है उसमें इसमें छूट देने का प्रावधान है, हरियाणा प्रदेश के किसानों को इस छूट का लाभ मिलेगा और उनकी फसल को खरीदा जाएगा। एक चीज और, देखिए, मुझे आपत्ति इस बात से है, मैं विद्रोही जी का बहुत सम्मान करता हूँ, ये दूसरा जब कोई बोलता है तो बीच में टोका टिप्पणी करने का काम करते हैं। आज किसानी की बात हमें उस पार्टी से सीखने की जरूरत है क्या जिसका नेता अपने आप को किसान पुत्र कहता है और हेलमेट से भी बड़ा आलू उगा करके मैकडोनाल्ड को देता है हरियाणा प्रदेश के अंदर? वो हमें बताएंगे, इनसे पूछ लो। मैं आपको चुनौती के साथ आपके इस बड़े मंच पे एक चीज कहता हूं, इनसे ये पूछो, इनके नेताओं से पूछो कि फसल गेहूं में लस्टर लॉस क्या होता है, अगर ये इसका जवाब भी दे दे। ये कांग्रेस के लोग हैं, ये देखिए टीका टिप्पणी, मैं इनका व्यक्तिगत रूप से इनका सम्मान करता हूं, लेकिन इनसे कोई पूछो क्या इन्होंने जब जाकर के कोई टिप्पणी करी थी, जब जाकर के कोई सवाल पूछा था अपने नेता से, जब उसने मैकडोनाल्ड को न्योता दिया था और कहा था कि मैं हेलमेट से भी बड़ा आलू उगा करके मैकडोनाल्ड को हरियाणा प्रदेश के अंदर दूंगा। अरे इसको कोई पूछने वाला हो कि हेलमेट से बड़ा आलू कहां उगता है, कहां से उगा? ये किसानी के ऊपर दूसरों को लेक्चर देते हैं। मैं कहता हूं इसके उसी नेता को सामने बिठाओ और माइक लगा करके ये पूछो कि गेहूं के अंदर लस्टर लॉस क्या होता है, अगर उसका जवाब देने का भी काम ये करे तो ये किसानी पे हमें, जिनके पास ज्यादा अधिक जानकारी है वो समस्या का समाधान कैसे करें, ये तो सवाल आपके ऊपर भी आएगा ना। अगर आप खेती किसानी को समझ रहे हैं तो बताइए इस समस्या का समाधान क्या है। टेक्निकल बात करी ना हमने, बिल्कुल वर्ड टू वर्ड प्रैक्टिकल बात ये करी कि देखिए ये गाइडलाइन अगर कहीं कांग्रेस की भी सरकार है किसी प्रदेश के अंदर, तो केंद्र की वो गाइडलाइन उनके लिए भी और हमारे लिए भी। हमने गुजारिश करी, हमने अनुरोध किया केंद्र की सरकार से कि हमारे यहाँ पे ओलावृष्टि और बारिश, बेमौसम बारिश के कारण किसान की फसल में जो छूट उसको मिलती है उसमें और ढिलाई चाहिए, अन्यथा किसान का बहुत बड़ा नुकसान होगा। केंद्र की सरकार ने और राज्यों ने भी की होगी अनुशंसा, मैं ये नहीं कहता कि कांग्रेस शासित प्रदेशों ने ये अनुशंसा केंद्र सरकार से नहीं करी होगी, उन्होंने भी करी, तो केंद्र की तरफ से छूट आई, सबको लाभ मिलेगा। और देखिए बारिश की वजह से जो डिले हुआ, ओलावृष्टि की वजह से जो डिले हुआ, नो डाउट मैं आपके टीवी चैनल पे इस बात को स्वीकार करता हूं, किसान को नुकसान हुआ है। और आज की सरकार नहीं, पूर्व की सरकारें या जो भी सरकारें रही हैं, वो कितना भी मुआवजा किसान को दें, जो उसकी भरपाई है, बस आप उसको कंपनसेट, ये वर्ड आप समझें, आप उसको कंपनसेट कर सकते हैं, आप उसकी क्षतिपूर्ति को पूर्ण रूप से उसको
आप नलवाड नहीं कर सकते जो उसको नुकसान हुआ है, बस आप उसको एक कंपनसेशन दे करके उसकी स्थिति में कुछ बेहतरी की आप उपेक्षा कर सकते हैं। आप अगर ये सोचें कि जो किसान को नुकसान हुआ है, या आज की सरकार ने या पूर्व की सरकारों ने कभी उसको इतना मुआवजा दिया हो, लेकिन मैं एक चीज जरूर कहना चाहता हूं कि तुलना होती है। कोई छात्र कक्षा में प्रथम आता है, कोई द्वितीय आता है, कोई आखिरी स्थान भी प्राप्त करता है, कोई 20वां स्थान भी प्राप्त करता है। आपको कैसे पता लगेगा कि ये छात्र 20वें नंबर पर आया है, ये छात्र 30वें नंबर पर आया है? उसके अंकों से पता लगेगा। 3-3 रुपए का मुआवजा हरियाणा जी, ये क्या बात कर रहे हैं आप? ये जचनी नहीं बात। आप ये बताइए किसान को आपके शासन में क्या लाभ होने वाला है? क्या किसान की जो फसल की बात हुई थी, क्या आप सरकार कर रही है? ठीक है, देखिए वही तो उन्होंने बताया ना कि भाई अब केंद्र से आ गई गाइडलाइन, उन्होंने बोल दिया कि लस्टर लॉस भी जो हुआ है आप फसल खरीदिए, वो होने वाली है। वही तो जवाब वो दे रहे हैं। बिल्कुल सही बताया। लस्टर लॉस का किसान को फायदा क्यों होगा? 15% अधिक हमारा लस्टर लॉस है, आप 6% दे रहे हैं, तो ये धोखा है किसान के साथ। चलिए आप ठीक है स्वामी, मैं आता हूं आपके पास। अभी रजमन ठीक कह रहे हैं, आप लोगों की बातों का जवाब देने के लिए और लोग भी एक सेकंड आपके सवाल है स्वामी, मैं अभी आऊंगा आपके पास, अपने सवाल तब उठाइए। अरे ठीक है स्वामी, अपने समय में क्या बताएंगे, अभी थोड़ा सा इंतजार करिए। रजमन जी जी जी, देखिए आयुष भाई, जो बात अभी किसानों की बात चल रही थी, अभी जिस प्रकार से बीजेपी के प्रवक्ता बार बार कह देते हैं कि किसानों को भड़काया जाता है। अगर कोई भी व्यक्ति की उसकी खरीद अगर समय पर नहीं होती, अगर उनकी गिरदावरी समय पर नहीं होती, वो सरकार के खिलाफ अगर रोष प्रदर्शन करते हैं, कई ज्ञापन देते हैं, कई धरना प्रदर्शन करते हैं, तो बार बार सरकार एक ही चीज बोल देती है कि इनको तो बहकाया गया हुआ। कोई भी वर्ग जो भी सरकार के खिलाफ प्रदर्शन करता है, उसकी समस्याओं से नहीं, समस्या के बारे में नहीं सोचते कि भाई वो क्यों सड़कों पर आए हैं, क्यों सरकार के खिलाफ धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। एक ही शब्द होता है इन लोगों के पास कि ये किसी ने किसी के बहकाए हुए हैं, विपक्ष के बहकाए हुए हैं। कब तक इस चीज से पीछा छुड़ाओगे? ऐसे तो पल्ला झाड़ने वाली बात आ गई ना। ये आज हकीकत है ये कि जिस प्रकार शास्त्री जी बार बार ये बात चल रही थी कि दक्षिण हरियाणा की बात करती है, तो दक्षिण हरियाणा में जैसे सरसों की बात चल रही थी, तो सरसों की जो खरीद है, सरसों तो मार्केट में लगभग 13-14 तारीख से आने लग गई थी, 13-14 मार्च से सरसों आने लग गई थी, और उसकी जो सरकारी खरीद है वो हुई नहीं। और सरकारी खरीद अगर उस दौरान बारिश भी आ गई, और जहां पर जिन लोगों की उनकी गिरदावरी हुई भी नहीं है, कुछ लोगों ने आधी अधूरी फसल निकाली, आधी अधूरी उनकी खेत में खराब हो गई। अब वो लोग वहां पर उसकी पोर्टल पे जाए, चक्कर काटे, या उसकी वहां पर सुरक्षा करे, या वहां पे जो निकाली हुई है उसको कहीं बेचने की व्यवस्था करे। इस चीज में ही किसान इतना कंफ्यूज हो गया, वो सीएससी सेंटर पे जाए या सरकार के किसी अगले आदेश का इंतजार करे या परमात्मा से क्या दुआ करे, कुछ भी नहीं कर पा रहा था। उसकी सोचने समझने की जो शक्ति थी वो बिल्कुल एक तरह से बेचारे की खराब हो गई थी। और इस चीज में कई किसान भाई, हमारे इधर की मैं बता रहा हूँ, 3 किसान भाई हमारे रेवाड़ी जिले के ही, और उनकी हार्ट अटैक से, ओलावृष्टि और जो ये भारी भरकम जो बरसात हुई है उसकी वजह से उनकी हार्ट अटैक से मृत्यु हो गई। अब ये चीज क्या समझेंगे ये लोग कि उन किसानों के साथ क्या बीती, उनको कैसा धक्का लगा है कि उनकी तो पूंजी लुट गई, सब कुछ लुट गया उनका, वो सहन नहीं कर पाए। और ये लोग इनको मजाक में ले रहे हैं इनको। अभी जिस प्रकार से अभी एक वीडियो की बात जो चल रही थी, उस वीडियो में जहां पर वो ये बात कही गई थी, मैं वहां पे प्रेजेंट था, सूर्य समाचार का कार्यक्रम था, वहां पे कनक्लेव था दिल्ली में, और मैं वहां पर खुद प्रेजेंट था, मुझे भी बुलाया गया था, भाई अजय गुलिया भी वहां पे मौजूद थे। और वहां पर जिस प्रकार से सीएम साहब ने किसानों के बारे में जो भ्रामक बातें कही है, जो ऐसी अभद्र टिप्पणी की है, तो ये अपने आप में बहुत ही अपमानजनक है। इसमें खुद सीएम साहब को और या बीजेपी प्रवक्ता को जो आज फिलहाल हमारे पास बैठे हैं, उनको इस चीज से किसान भाइयों से माफी भी मांगनी चाहिए। उन्होंने ये कहा है कि किसान 3 फसल लेता है, एक साड़ी, एक सामड़ी और एक मुआवजे की फसल। खुद एंकर ने इस चीज को बोला जी, तीसरी फसल बोलो मुआवजे की फसल। इसका मतलब तो किसानों को उन्होंने भ्रष्टाचारी करार दे दिया था ना, और वो तो ऑनलाइन ऑन एयर चैनल के माध्यम से उन्होंने ये बात कही है। तो इन लोगों की जो मानसिकता है किसानों के लेकर, क्या उनके प्रति क्या मानसिकता है, ये अपने आप पता लग रहा है। अब एक चीज और भी बार बार आती है कि प्रधानमंत्री जी ने यह कहा था कि 2022 में किसानों की आय को दुगनी कर देंगे। दुगनी तो नहीं कर पाएंगे। इनका डेटा अगर उठाकर देखेंगे तो 2019 से 2022 तक के बीच में जो किसानों के ऊपर जो कर्ज बढ़ा है वो 43,000 करोड़ 2019 में था, और वो अब 48,000 2022 में हो गया, 2023 में।
तो 5,000 करोड़ का किसानों के ऊपर कर्ज बढ़ा है। तो ये कैसे कह सकते हैं हम किसानों को राहत दे रहे हैं, किसानों की फसल खरीद रहे हैं, एमएसपी पे खरीद रहे हैं, उनको फायदा पहुंचाने का काम कर रहे हैं, किसानों को कुछ नहीं मिल रहा, सिर्फ और सिर्फ इनकी कागजी कार्रवाई पूरी हो रही है। मैं बिल्कुल मानता हूं, ये भी खुद मानेंगे। अब जिस प्रकार की गिरदावरी की बात आ रही है, अगर गिरदावरी प्रॉपर हो रही होती तो जो लोग हैं वो अपनी गिरदावरी करा के अपना मुआवजा लेके अपने घर बैठते, वो सरकार की तारीफ करते कि भाई सरकार ने हमारी गिरदावरी करी, भगवान ने हमारा साथ नहीं दिया, सरकार ने तो हमारा साथ दिया। आज वो भगवान को तो कोसते ही कोसते सरकार को उससे ज्यादा कोस रहे हैं। आपका भी ये मानना है कि सरकार सिर्फ मुआवजे और पोर्टल के चक्कर में उलझा रही है, किसानों को लाभ मिल नहीं पा रहा है। ठीक है स्वामी इंद्र, क्योंकि अभी ये कहा गया यहाँ पर चर्चा में भी कि ठीक है चलिए केंद्र की तरफ से गाइडलाइन आ गई, हम सुचारू रूप से करेंगे, लेकिन इस पर भी आपकी आपत्ति थी कि उससे भी किसानों का कुछ लाभ नहीं होने वाला। क्यों स्वामी इंद्र? देखिए, आप सरकार जो है किसान या देश के आम नागरिक को उलझाने का ही काम कर रही है। मैं सरकार से पूछना चाहता हूँ, आपके पोर्टल बंद क्यों होते हैं? ये लगातार खुले क्यों नहीं रहते? क्या किसान के खेत में जब आग लगती है तब तो आपकी सैटेलाइट काम कर लेती है, तब तो उसके पर्चे हो जाते हैं, और जो एडी होता है, जो एग्रीकल्चर डेवलपमेंट ऑफिसर होता है, वो मौके में जाके किसान देता है, जान काट देता है। जब किसान की फसल खराब होती तब काम नहीं करती, जब किसान की फसल खराब होती तब आपके कोई कर्मचारी काम नहीं करते, जब किसान की फसल खराब होती है तो कोई आपका पोर्टल नहीं चलता, जब किसान को मंडी में आना तो आपके पोर्टल पड़ जाते हैं। ये क्या माजरा है? आप सिर्फ किसान को दुख देने के लिए, प्रताड़ित करने के लिए, एहसास कराने के लिए कि तो खेती कर रहा है, बहुत गलत कर रहा है। मुझे लगता है कहीं ना कहीं सरकार ये 3 अपने कानूनों को लागू करने के लिए, और आप देखिए उसके लिए सरकार ने काम भी किया है। हरियाणा प्रदेश के अंदर सैलो द्वारा, खास करके डांड का जो सैलो है आपका, उसको सैलो चालू है, उसमें आपका अडानी परचेज कर रहा है सरकार का एजेंट बन के। तो आप समझ सकते हैं कहीं ना कहीं वो परचेजिंग मंडियों को खत्म करने के सरकार बहुत बड़ा काम कर रही है हरियाणा प्रदेश के अंदर और तमाम राज्यों के अंदर जहाँ बीजेपी शासित प्रदेश है, वहां पर परचेज के ऊपर, खासकर किसान के ऊपर नकेल कसने का सरकार ने काम कर रखा है, किसान जैसे लाभ को प्राप्त न करे। और दूसरी बात मैं पूछना चाहता हूँ, अभी हमारे साथ प्रवक्ता बैठे हुए हैं जेजेपी के, उनसे पूछना चाहता हूँ कि जो हिसार के अंदर किसान तलवंडी राणा के अंदर धरने बैठे हैं, उनका क्या कसूर है कि आपने गांव की ठीक है स्वामी इंद्र, गांव की जमीन और रास्ता उस पर हम लोग भी बात कर लेंगे, लेकिन आज पहले हम लोग आज फसल खरीदी पर रहते हैं। शास्त्री जी जवाब दीजिए। किसान का मुद्दा है देखिए आयुष जी, ये तो किसान का मुद्दा, लेकिन आज फसल तो अपना बिजनेस है, वो किसानों के ऊपर राजनीति करते हैं, उसके अलावा कुछ नहीं है। मैं आपको कुछ तथ्यात्मक बातों के आधार पर सरकार का किसान हितैषी होने की बात करता हूं। मेरे सामने 2 पार्टी के नेता, एक हमारे गठबंधन के, इसके अलावा 2 पार्टी के प्रवक्ता बैठे हैं, कांग्रेस और इनेलो, और इनकी सरकारें रही हैं। ये नहीं कह सकते कि हमारी सरकारें नहीं थी। और सरकारों के समय क्या हुआ किसान के साथ, उसकी तुलना और आज भारतीय जनता पार्टी की पिछले 8 साल से 8.5 साल से जो शासन की सरकार है, उसके बीच अंतर क्या हुआ? किसान के हितैषी बनना केवल भाषण से नहीं, उनके जो घाव है उनको कुरेदने से नहीं, उनके घावों पर मरहम लगाने से। 1100 करोड़ रुपए के पर ईयर अकाउंट्स में पैसा भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किसानों को दिया है पिछले 8.5 साल के। इस साल का मुआवजा अलग होगा, और ये देश का पहला एक ऐसा किसानों के लिए तोहफा होगा हरियाणा सरकार का, जो आज तक किसी सरकार ने अपने किसान को नहीं दिया होगा। ये कोई जुमले नहीं है। वेद प्रकाश विद्रोही जी और मेरे साथी बैठे हैं, वो बता सकते हैं कि आज तक सरकार जी 9 साल हो गए आपको, किसान को आपने मुआवजा दिए, आपने किसान को बोनस देने का काम नहीं किया। लेता हो, मुझे पता है कितनी वकालत करते हो, वो उसकी बात छोड़ो, आपको किसान से कोई मतलब नहीं है। आप किसान के लिए अपनी इनकम कर सकते हो, चंदा इकट्ठा कर सकते हो, उसके खेत में जाकर 2 पर साथ नहीं दिया होगा, कुछ नॉलेज नहीं दी होगी, उसका सहयोग नहीं किया होगा, क्या समझ। अरे आप सुनिए, किसान अब मैं कहता हूं कि मेरे साथ कांग्रेस के प्रवक्ता बैठे, इनकी सरकारों से के समय से फसलें अधिक हमने खरीदी, फसलों की मात्रा हमने अधिक खरीदी, और इनके समय में 2-2 रुपए के जो चेक आते थे, हरियाणा की सरकार ने 15,000 रुपए का मुआवजा कम से कम तय किया है, और आज तक तय नहीं किया, दिया है। और इस बार भी मैं गारंटी लेता हूं कि इस बार भी किसान को जितना मुआवजा मिलेगा, देश के किसी राज्य को नहीं दे मिला होगा, किसी राज्य के किसान को।
और वो अपने समय के मुआवजों की जरा तारीफ बताएं, उनके अमाउंट 5,000 करोड़ का कर्जा भी आपकी सरकार कितना ने पैसा उनके समय में किसान को दिया जाता था, कितनी फसलें उनकी खरीदी जाती थी, मुआवजे की बीमा उनकी स्थिति क्या थी, और सरकार उनके गांवों पर यदि वैसी स्थिति आती थी तो मरहम कितना लगाती थी। जो प्राकृतिक नुकसान होता है वो किसी व्यक्ति का नहीं होता, लेकिन सरकारों का काम होता है उसके ऊपर मरहम लगाना। लेकिन मेरे एक भी प्रवक्ता ने इस बात की न तो गारंटी ली, न कोई आंकड़ा पेश किया कि हमारे सरकार में पर एकड़ इतना होता था, इतना किसानों को दिया, इतनी फसल खरीदी जाती थी, इतनी प्रकार की फसलें खरीदी जाती थी। हमने कोरोना काल के अंदर जब आदमी आदमी से मिलना नहीं चाहता था, घर घर से फसल खरीदने का काम किया था। और आज भी गारंटी के साथ, आज भी गारंटी के साथ मैं बात कर रहा हूँ कि जो हरियाणा की सरकार अपनी अनाज मंडियों के अंदर जो भी अनाज खरीदने का काम करेगा, मैं जरूर कहना चाहूंगा कि जो जिस प्रकार की भी प्राकृतिक आपदा के कारण से जो फसल नष्ट हुई है, जितनी हुई है, उसको खरीद के कारण से, उसको पैकिंग के कारण से और अधिक नुकसान ना हो, क्या कोई बीमार नहीं पड़ता उसका होगा? प्रयोग भी ठीक है स्वामी इंद्र, आज फसल खरीदी पर आए, किसानों की समस्याओं का जिक्र हम लोग करते रहेंगे, उस समय हम लोग इस पर भी चर्चा करेंगे। आज फसल खरीदी पर, आज फसल खरीदी पर स्वामी इंद्र, आज फसल खरीदी पर स्वामी इंद्र, फसल खरीदी बंद करने का काम करेंगे क्या? ये बताइए मेरे को। अरे आप अपने समय में बताने के लिए आपके लिए क्या हो, क्या कैसा आप काम झूठ करते हो, बोलेंगे, हमें मैं पता है। ठोकूंगा आपको। इसलिए अपनी दुकानदारी आप चलाना पूरे कम से कम आप अपने चलिए ठीक है स्वामी इंद्र, मुझे लगता है कि अगर वो झूठ बोल रहे होंगे तो जनता आपके साथ खड़ी हो जाएगी आकर के। ठीक है, वेद प्रकाश पेद्रोही जी आंकड़े पेश करिए, वेद प्रकाश पेद्रोही जी आंकड़े पेश करिए। ठीक है, एक सेकंड शास्त्री जी, वेद प्रकाश पेद्रोही जी आंकड़े पेश करिए। आप लोगों ने क्या किया, आप केवल आरोप लगा रहे हैं। एक सेकंड सुन रही सर, इनको बंद तो कीजिए। आदरणीय शास्त्री जी ने कहा कि हमने कुछ नहीं किया। अब मैं इनको फसल के भाव के कुछ आंकड़े दे देता हूं। 2006-07 से लेकर 2014 तक हमने धान का भाव 580 से 1310, 126% बढ़ाया, और इन्होंने 43% बढ़ाया अपने राज्य के अंदर कुल। हमने गेहूं का भाव बढ़ाया 87%, इन्होंने बढ़ाया केवल 41%। हमने चने का भाव बढ़ाया 115% और इन्होंने बढ़ाया 65%। हमने मक्के का भाव बढ़ाया 143%, इन्होंने बढ़ाया 41%। हमने तूर का बढ़ाया 205%, इन्होंने बढ़ाया 40%। हमने मसूर का बढ़ाया 90% और इन्होंने बढ़ाया 73%, 73। तो ये मैंने भावों की दे दी। और मैंने विद्रोही जी क्या हालत है, एक रिपोर्ट और दे दो। ये आपके आंकड़े विद्रोही जी लगते हैं, एक रिपोर्ट और दे दो कि आज के समय में एमएसपी की गारंटी के ऊपर कितनी फसलें किस साल खरीदी जा दे दो। सुन लीजिए सर, सुन लीजिए। और जहां तक आप बार बार दावा करते हैं कि भाई किसान लोगों को राशन देने का, वो देने का, फूड सिक्योरिटी एक्ट हमने बनाया, आप बात करते हैं मुआवजे की। हम जब सरकार छोड़ी, आपके मुख्यमंत्री जी का भी मैं पूछ रहा हूँ कि आपकी सरकार आपके समय में एमएसपी पर कितनी फसलें कितनी मात्रा में खरीदती थी? सर जी शास्त्री, आप इधर उधर घुमाओ बात को। मैं घुमा कहा रहा हूँ, मैंने आपको कितनी फसलें खरीदते थे, कितना मुआवजा देते थे, बेसिक सवाल ये है विद्रोही जी। फसल खरीदी तो नहीं, आप उसमें भाग रहे हैं। दाना भी नहीं खरीदा विद्रोही जी। अरे मैं बता रहा हूँ, मेरे भी तो खेत में अनाज होता था ना भाई। अब आप कहे जाओ नहीं खरीदा, अगर हमने दाना नहीं खरीदा हमारे खेत में भी। चलिए ठीक है, अब मेरे पास भी समय नहीं, आप लोग के आरोप प्रत्यारोप के बीच में चर्चा मुझे यहीं समाप्त करनी पड़ेगी। आप लोग का शुक्रिया समय निकालने के लिए, इस चर्चा का हिस्सा बनने के लिए। हालांकि फसल खरीदी को लेकर के किसानों के सामने समस्या है, लेकिन सरकार इसका समाधान कैसे निकालेगी ये देखना बेहद महत्वपूर्ण है। आज बड़ी बहस में मेरे साथ फिलहाल इतना ही।